RSSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अपने देश अपनी धरती से लोगों का स्वाभाविक लगाव होता है, चाहे वे पहले कहीं और जाकर बस गए हों। हर देश का भी अपने प्रवासियों से नाता बना रहता है। इसी के चलते भारत में प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसमें हर साल दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ आते हैं। यह केवल सैर सपाटे का अवसर नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका भी होता है। स्टॉप। दरअसल प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत ही इस मकसद से की गई थी कि दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ आकर निवेश के अवसर तलाश सकें। स्टॉप। इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इस तकाजे को एक बार फिर रेखांकित किया। उन्होंने दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को विदेशी धरती पर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। स्टॉप। इस सम्मेलन में 70 देशों के 3000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले विदेश मंत्री ने भी इस सम्मेलन को प्रवासी भारतीयों के लिए अपने संबंधों को नया करने, नई ऊर्जा से भरने और नए पहलुओं को जोड़ने के एक अवसर के रूप में रेखांकित किया। स्टॉप पैरा। इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अहमियत इसलिए भी है कि इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है और यहाँ निवेश संबंधी अनेक नए अवसर खुले हैं। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। ऐसे अनेक अवसर आए जब विश्व के विकसित कहे जाने वाले देशों ने भी भारत को अहमियत दी। कोरोना के समय भारत ने अपने बल पर न केवल इसके टीके बनाए, बल्कि दुनिया के उन्नत कहे जाने वाले देशों की तुलना में अधिक तेजी और बड़ी संख्या में टीके लगाने में कामयाबी भी हासिल की। स्टॉप। अरिहंत जैसा स्वदेशी जलपोत तैयार किया। उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में प्रतिस्पर्धी ढंग से आगे आ रहा है। इस तरह भारत से जाकर दूसरे देशों में कारोबार कर रहे लोगों के लिए भारत के प्रति आकर्षण की स्वाभाविक वजहें हैं। स्टॉप। इस समय जिस तरह पूरी दुनिया मंदी की आशंका से ग्रस्त है और कारोबारी सुस्ती छाई हुई है, उसमें तमाम देश अपने लिए नया बाजार तलाश रहे हैं। ऐसे में निवेश की दृष्टि से भारत एक बेहतर जगह साबित हो सकता है। इसलिए इस बार के प्रवासी सम्मेलन से स्वाभाविक ही उम्मीद बनती है कि भारतीय मूल के लोगों को यहाँ कारोबार की नई संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी। स्टॉप। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप और मेक इन इंडिया योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को नए आविष्कार और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इस तरह यहाँ एक समृद्ध कारोबारी वातावरण बना है। विदेशी कंपनियों के लिए नियम और शर्तें काफ़ी लचीली बना दी है। अब तो विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसर भी यहाँ खोलने की इजाज़त दे दी है। ऐसे में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों के लिए अनुकूल
कारोबारी वातावरण उपलब्ध है। व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कारोबारी वातावरण और बाजार। स्टॉप। ये दोनों चीज़ें इस समय उपलब्ध हैं। अगर प्रवासी भारतीय भारत में निवेश के लिए आगे आते हैं तो न सिर्फ यहाँ कुछ नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि निर्यात को भी गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। निसंदेह इस बार के प्रवासी सम्मेलन से बेहतर नतीजे आने की आशा है। पैरा। अगर सरकारी जमीन के किसी टुकड़े पर लोगों ने घर बना लिया, वहां बस्ती बस गई तो उसे प्रथम दृष्टया अतिक्रमण कहा जा सकता है। कानूनी प्रावधान के मुताबिक सरकार उस जमीन को खाली करा सकती है। यह मसला सतही तौर पर भले अतिक्रमण हटाने का लग सकता है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे पहलू जुड़े हुए हैं जो सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली कराए जाने पर ये सवाल उभरे हैं कि करीब 7 दशक से बसी बस्ती को सरकार अचानक खाली कराने पहुंच जाती है तो उसे किस हद तक उचित कहा जा सकता है। वहाँ इतने लंबे वक्त से लोग अगर कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी से सरकार क्या पूरी तरह मुक्त है? फिर अगर किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है तो वहाँ के लोगों के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं? स्वाभाविक ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसके तहत हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को खाली कराया जाना था। स्टॉप। पैरा। शीर्ष अदालत के मुताबिक सिर्फ 7 दिनों की छोटी अवधि के नोटिस में 50,000 से ज़्यादा की आबादी को अचानक ही किसी जगह से नहीं हटाया जा सकता। सवाल है कि अगर वे तमाम लोग वहाँ दशकों से रह रहे हैं तो क्या संबंधित महकमों ने नियम कायदे या कानूनी स्थिति के प्रति उन्हें पहले कभी औपचारिक रूप से सूचित किया था? इतना तय है कि इतनी बड़ी आबादी वहाँ रातों रात नहीं बस गई होगी। अगर वहाँ लोगों ने जमीन खरीदकर अपने घर बनाए तो भूखंड का सौदा करने वाले वे लोग कौन थे? और जब वहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त चल रही थी तब नियामक संस्थाएं क्या कर रही थीं? अब अगर सरकार ने अतिक्रमण के तर्क पर एक बड़ी आबादी को वहाँ से हटाने का फैसला किया भी है तो क्या यह मानवीय प्रश्न नहीं उठता है कि पहले उसे लोगों के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पट्टे और जमीन की नीलामी के दावों के बीच यह तथ्य है कि लोग वहाँ सालों से रह रहे हैं और ऐसे में उन्हें कुछ पुनर्वास दिया जाना चाहिए। दरअसल जब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लोग बस रहे होते हैं तो उसमें भूमाफिया की बड़ी भूमिका हो सकती है जो किसी भूखंड के वैध होने का आश्वासन देकर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। इस बीच बस्ती बस जाती है। सरकार की ओर से बिजली, पानी, स्कूल आदि
की व्यवस्था की जाती है। स्टॉप। खबरों के मुताबिक हल्द्वानी में विवादित इलाके के निवासी हैं। स्टॉप।